आज की क्लास में हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अब इन दोनों आयोगों को एक साथ पढ़ने का कारण यही है कि दोनों आयोगों का निर्माण एक ही संविधान संशोधन से हुआ था। एक साथ ही आयोगों का निर्माण किया गया था और इन आयोगों के जो प्रावधान हैं, यानी आयोग की संरचना, आयोग के सदस्यों की संख्या, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, कार्यकाल, योग्यताएं, ये सारी चीज़ें एक ही समान हैं और इन दोनों आयोगों के कार्य भी एक ही समान हैं। इसलिए इन दोनों आयोगों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि इनके लिए अलग से मंत्रालय पहले ही बने हुए हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जाति क्या होती है, अनुसूचित जनजाति क्या होती है। तो हम अपनी बात को इसी से शुरू करते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति में अंतर क्या होता है, ये होती क्या है। तो अनुसूचित जाति को हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति, और दूसरी तरफ है अनुसूचित जनजाति। इन दोनों में अंतर क्या होता है और ये क्या होती हैं? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, इनका प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो अनुसूचित जो जाति है ना, इसका सबसे पहले हमारे देश में प्रयोग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 की अनुसूची में इसका प्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग 1935 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले किया गया था। और अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, इसको परिभाषित कहाँ किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में इसको परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 की अनुसूची में इन जातियों को रखा गया था। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अनुसूचित जाति बोलते हैं। भाई, भारत शासन अधिनियम में अनुच्छेद भी थे और कुछ अनुसूचियां भी थी। जैसे हमारा वर्तमान का जो संविधान है उसमें 1 से 395 तक तो अनुच्छेद हैं और 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियां हैं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें अनुच्छेद भी थे और अनुसूचियां भी थी। तो उन अनुसूचियों में जिन जातियों को रखा हुआ था उनको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति बोलते हैं। यानी ऐसी जातियां जो भारत शासन अधिनियम की अनुसूची में रखी हुई थी उनको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति बोलते हैं। ये तो हो गई इनके प्रावधान कहाँ हैं। अब अनुसूचित जाति कौन सी है भाई, किसको रखेंगे? कौन सी ऐसी जाति हैं जिनको इन जातियों की श्रेणी में रखते हैं? तो वे जातियां जो समाज में ही रहती हैं लेकिन समाज में उनके साथ भेदभाव होता है, समाज में उनको निम्न समझा जाता है, यानी सामाजिक रूप से उनके साथ अलगाव का व्यवहार होता है। ऐसी जातियां जिनको समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिनको समाज में अछूत समझा जाता है, जिनको अस्पृश्य कहा जाता है, जिनको दलित कहा जाता है, जिन जातियों को समाज में निम्न समझे जाने वाले कार्य सौंपे जाते हैं, उन जातियों को क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति बोलते हैं। तो कहने का मतलब होता है अनुसूचित जातियां होती हैं वो रहती तो समाज में ही हैं, रहती तो कहाँ है? समाज में रहती हैं, लेकिन समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है, इनको अस्पृश्य समझा जाता है, इन जातियों को समाज में निम्न समझा जाता है, इन जातियों को दलित भी कहा जाता है। तो समाज में रहने वाली कुछ ऐसी जातियां जिनका समाज के अन्य लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है, उनको सामाजिक तौर से अलगाव का शिकार होना पड़ता है,
उनको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जातियां बोलते हैं। तो पहली बात है कि अनुसूचित जातियां रहती तो समाज में ही हैं, लेकिन समाज में उनके साथ भेदभाव होता है। और दूसरा आता है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसी जातियां जो सामाजिक और भौगोलिक रूप से अलगाव का शिकार हैं, यानी ये समाज के अंदर नहीं रहती हैं, समाज की मुख्य धारा से दूर रहती हैं। तो कहाँ रहती हैं? जंगल में रहती हैं। तो समाज के जो अन्य लोग हैं उनसे इनका सामाजिक अलगाव भी होता है क्योंकि समाज में नहीं रहती, और भौगोलिक अलगाव भी रहता है क्योंकि ये तो जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। तो ऐसी जातियां जो सामाजिक और भौगोलिक रूप से अलगाव का शिकार होती हैं, सामाजिक और भौगोलिक अलगाव का शिकार होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। सामाजिक और भौगोलिक अलगाव का शिकार होती हैं। यानी ये सामाजिक रूप से अलगाव क्यों हो गया? क्योंकि समाज में नहीं रहती। भौगोलिक रूप से अलगाव क्यों हो गया? क्योंकि समाज से दूर जंगलों में रहते हैं। जबकि अनुसूचित जाति तो क्या रहती है? समाज के अंदर ही रहती हैं, लेकिन समाज में इनको क्या समझा जाता है? निम्न समझा जाता है, बाकी जातियों को उच्च समझा जाता है। जबकि अनुसूचित जनजाति तो कहाँ कहाँ रहती हैं? जंगल में रहती हैं, जंगल में रहती हैं, वन में रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वनवासी या आदिवासी बोलते हैं। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? दलित बोलते हैं, अछूत बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है कि जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, इनकी संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, खान पीन सब अलग होते हैं। परंपराएं, प्रथाएं सब समाज के जो अन्य भाग होते हैं उनसे अलग ही होती हैं। समाज के अन्य लोगों से ये कटे फटे रहते हैं, दूर रहते हैं। तो इनकी संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज, ये सारे क्या होते हैं? अलग होते हैं। समाज की मुख्य धारा से क्या होते हैं? अलग होते हैं। सारी चीजें इनकी अलग होती हैं। विवाह की रस्म अलग होती हैं, मृत्यु की रस्में अलग होती हैं, पहनावा अलग होता है। जबकि जो अनुसूचित जाति है ना, इनकी संस्कृति, त्योहार, इनकी संस्कृति समाज के अन्य लोगों की तरह ही होती हैं। संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज अन्य समाज के समान होते हैं, क्योंकि ये तो कहाँ रहते हैं? समाज के अंदर ही रहते हैं। समाज के अंदर इनकी स्थिति निम्न है, जबकि ये समाज से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति, पहनावा, खान पीन, रहन सहन सब समाज से अलग होता है। जबकि अनुसूचित जाति तो क्या रहती है? समाज के अंदर रहती है, लेकिन समाज के अंदर इनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। जबकि अनुसूचित जनजाति तो दूर रहती है, जंगल में रहती है, पहाड़ों में रहती है, प्रकृति की गोद में रहती है, प्रकृति से सारी चीजें प्राप्त करती हैं। ये प्रकृति को पूज्य मानते हैं, प्रकृति को अपने लिए संसाधन नहीं मानते हैं। जबकि अनुसूचित जाति तो प्रकृति को संसाधन मानती है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट कि अनुसूचित जाति क्या होती है, जनजाति क्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों से संबंधित है और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 43 में ये प्रावधान है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी या नहीं होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। और कौन सी जातियां अनुसूचित जनजातियां होंगी, इनका निर्धारण अनुच्छेद 342 के तहत भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट करता है। तो ये दो अनुच्छेद इनसे संबंधित और हैं। ठीक है। कौन सी जाति अनुसूचित जाति है या नहीं, इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। जनजाति का निर्धारण भी भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हो गई। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से संबंधित पहले ही भारत में मंत्रालय बने हुए हैं, तो फिर इनके लिए अलग से आयोग बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? भाई अनुसूचित जनजाति के लिए तो अलग से मंत्रालय बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से मंत्रालय बना हुआ है। उस मंत्रालय का क्या नाम है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। और अनुसूचित जाति के लिए भी अलग से मंत्रालय बना हुआ है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
ये अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बना हुआ है, तो पहले ही इनके लिए भी मंत्रालय बना हुआ है, इनके लिए भी मंत्रालय बना हुआ है, तो फिर इनके लिए आयोग बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अनुसूचित जनजाति आयोग भी बनाया गया है और अनुसूचित जाति आयोग भी बनाया गया है। तो इसका कारण ये है कि भाई जो मंत्रालय होता है ना, मंत्रालय किसके द्वारा चलाया जाता है? मंत्रालय तो पॉलिटिशियन के द्वारा चलाया जाता है, या तो राजनेता चलाते हैं मंत्रालय को, या फिर कौन चलाते हैं? आईएएस अधिकारी चलाते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि जिस मंत्री के पास अनुसूचित जाति का मंत्रालय है या जिस मंत्री के पास अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय है, वो मंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय के बारे में जानकारी रखता हो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का मंत्री बन सकता है, अनुसूचित जाति का मंत्री बन सकता है, भले ही वो उस जाति से संबंध नहीं रखता हो, पहली बात। दूसरी बात, इनको मंत्रालय को आईएएस चलाते हैं, तो क्या आईएएस जरूरी है क्या अनुसूचित जाति का हो वही इस मंत्रालय में काम करेगा, या जो जनजाति का आईएएस होगा वही इस मंत्रालय में काम करेगा? ये जरूरी नहीं है। तो इन मंत्रालयों को चलाने वाले लोग अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इनके प्रति उस संवेदनशीलता के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं जो एक अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति कार्य करता है। इन आईएएस अधिकारी और राजनेताओं को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। सामान्य जानकारी तो होती है, लेकिन इनके बारे में ज्यादा गहरी जानकारी इनके पास नहीं होती है। जबकि जो आयोग के सदस्य होते हैं ना, वो आयोग के सदस्य इन्हीं समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को बनाया जाता है। भाई जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का होगा उसको अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा उसको अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष या सदस्य बना दिया जाएगा। इसका मतलब वो तो उस समुदाय से संबंध रखते हैं, तो उस समुदाय की पीड़ाओं की, उस समुदाय के जो वंचना है उसके बारे में, उस समुदाय पर जो अत्याचार होते हैं, क्या उनकी समस्याएं होती हैं, उनकी रीति रिवाज, रहन सहन, पहनावा, खान पीन, संस्कृति, सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी रखते हैं। इसलिए ये अलग से आयोग बनाए गए हैं ताकि उन लोगों के हितों के लिए और अधिक अच्छे तरीके से कार्य किया जा सके। तो आयोग बनाने का कार्य इसीलिए किया जाता है मंत्रालय होते हुए, क्योंकि आयोग के सदस्य उसी समुदाय से संबंध रखते हैं और उसी समुदाय के जो विशेषज्ञ होते हैं उस समुदाय के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले लोगों को आयोग का सदस्य बनाया जाता है। जबकि मंत्रालयों में तो कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, कोई उच्च जाति का व्यक्ति भी काम कर सकता है, सामान्य वर्ग का आईएएस भी काम कर सकता है। तो इसके कारण आयोगों का गठन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। अनुसूचित जाति क्या होती है, जनजाति क्या होती है, नंबर एक, और दूसरा आयोगों का गठन क्यों किया जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन सबसे पहले इसका गठन 1978 में किया गया था। भाई गठन कब किया गया था? सबसे पहले तो 1978 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था। भाई अनुसूचित जाति को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? शेड्यूल कास्ट लिखते हैं, तो इसको एससी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एससी। एससी का मतलब जैसे मैंने बताया शेड्यूल कास्ट होता है, SCDU, शेड्यूल्ड कास्ट। और जो अनुसूचित जनजाति होती है इसको ST बोलते हैं। तो अब शॉर्ट में हम बोलेंगे तो आप समझ जाओगे आराम से। शेड्यूल ST का क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो अब समझ जाओगे शेड्यूल कास्ट का मतलब SC और शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब है ST। शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब अनुसूचित जनजाति। तो अब हम नाम SC ST बोलेंगे शॉर्ट में, तो आप समझ जाओगे इनको कि SC किसके लिए काम में ले रहे हैं, ST किसके लिए काम में ले रहे हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का सबसे पहले भारत में गठन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। और 1978 में इनका गठन कैसे किया गया था? कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा, मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा इनका गठन किया गया था। कैबिनेट के संकल्प के द्वारा 1978 में SC ST आयोग का गठन किया गया था। ठीक है,
अब इसका मतलब ये हुआ कि 1978 में जिस आयोग का गठन किया गया था SC ST का, वो किस प्रकार का आयोग था? संवैधानिक आयोग था या सांविधिक आयोग था या गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक आयोग था? किस प्रकार का आयोग था ये? क्योंकि इसका गठन कैसे किया गया है? कैबिनेट के संकल्प के द्वारा किया गया है। तो पहली बात होगी, न तो संविधान में इसका प्रावधान था, तो संविधान में प्रावधान नहीं था, तो ये कैसा आयोग हो गया? गैर संवैधानिक। कैसा हो गया? गैर संवैधानिक हो गया। और दूसरी बात, संविधान में प्रावधान नहीं था और न इसका प्रावधान संसदीय विधि के द्वारा किया गया, तो संसदीय विधि के द्वारा भी इसका निर्माण नहीं किया गया, इसलिए कैसा आयोग हो गया? गैर सांविधिक। कैसा आयोग हो गया? गैर सांविधिक। गैर सांविधिक आयोग। क्योंकि इसका निर्माण कैसे किया गया था? सबसे पहले संकल्प के द्वारा किया गया था। तो संकल्प न तो संविधान में है और न संकल्प किसी विधि में था, इसलिए गैर संवैधानिक हो गया और गैर सांविधिक आयोग बना 1978 में। इसके बाद में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा SC ST आयोग को किस प्रकार का दर्जा दिया गया था? SC ST आयोग को एक बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय बना दिया गया। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा SC ST आयोग के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान कर दिया गया। तो इस 65वें संविधान संशोधन के द्वारा SC ST आयोग को कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा इस आयोग के प्रावधान अनुच्छेद 308 में कर दिए गए, यानी इस आयोग को संविधान में शामिल कर दिया गया, इसलिए इस आयोग को क्या बोलते हैं? अभी संवैधानिक आयोग बोलते हैं। संवैधानिक दर्जा इस आयोग को कब दिया गया था? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 308 में इस आयोग के प्रावधान कर दिए। कौन से आयोग के? SC और ST आयोग के। इसके बाद में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयोग को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी यहां तक तो एक संयुक्त आयोग था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो एक संयुक्त आयोग था SC और ST को, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया और एक आयोग तो बना दिया SC का आयोग, जिसको अनुसूचित जाति आयोग बोलते हैं, और दूसरा आयोग बना दिया गया ST आयोग, जिसको अनुसूचित जनजाति आयोग बोलते हैं। और 89वें संविधान संशोधन के द्वारा SC आयोग को तो अनुच्छेद 338 में रख दिया गया और ST आयोग के प्रावधान के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 338A। इसको इस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया और 2 आयोग बना दिए गए। पहला आयोग अनुच्छेद 338 में रख दिया, उसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति आयोग। दूसरा आयोग अनुच्छेद 338A में रख दिया अनुच्छेद में, उसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इस प्रकार 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2 आयोग बना दिए गए। पहले तो एक संयुक्त आयोग ही था, उसके बाद में इस संविधान संशोधन के द्वारा इनका विभाजन कर दिया और 2 आयोग बना दिया, एक अनुसूचित जाति के लिए, दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इस प्रकार दोनों आयोगों का अलग अलग विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था, किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2 प्रकार के आयोग बनाए गए थे। और इस अधिनियम में जो आयोग बना था वो कौन सा आयोग था? संवैधानिक आयोग ही है, क्योंकि इनके प्रावधान कहाँ किए हुए हैं? संविधान में किए गए हैं। तो वर्तमान में अनुसूचित जाति
और जनजाति का जो आयोग है उसका क्या स्टेटस है, वो संवैधानिक आयोग हैं। दोनों ही आयोग क्या हैं, संवैधानिक आयोग हैं। क्यों हैं, क्योंकि दोनों आयोगों के प्रावधान कहाँ हैं, संविधान में शामिल किए हुए हैं। एक तो अनुच्छेद 338 में है, दूसरा 338 ए में है, इसलिए दोनों आयोग क्या है, संवैधानिक आयोग हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इनकी संरचना और नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है। दोनों के लिए सेम ही प्रावधान है। जो अलग बात थी वो यही है कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 338 में है। भाई अनुसूचित जाति का जो आयोग है इसके प्रावधान तो कहाँ दिए गए हैं, अनुच्छेद 338 में दिए गए हैं। और अनुसूचित जनजाति का जो आयोग है उसके प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, 338 ए में दिए हुए हैं। बस एक अंतर तो ये है इनमें। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, इस आयोग का अध्यक्ष अलग होगा और इस आयोग का अध्यक्ष अलग होगा। इस आयोग के सदस्य अलग होंगे, इस आयोग के सदस्य अलग होंगे। बस यही दोनों में अंतर है। और एक अंतर और है, इस आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था, भाई इस संविधान संशोधन के बाद में इसका गठन कब किया गया था। दूसरा अंतर है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन तो फरवरी 2004 में किया गया था, फरवरी 2004 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था मार्च 2004 में। इसका गठन किया गया था मार्च 2004 में। ये दोनों के गठन की तारीख में अंतर है, दोनों के जो अनुच्छेद है उनमें अंतर है और तारीख, गठन के तारीख में अंतर है और दोनों के अध्यक्ष और सदस्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, बाकी की सारी चीजें सेम टू सेम हैं। कार्य भी सेम ही है, इनके कार्य अनुसूचित जाति के लिए आएंगे, इनके कार्य अनुसूचित जनजाति के लिए आ जाएंगे। काम सेम ही है, संरचना सेम है, संवैधानिक प्रावधान अलग अलग हैं, नियुक्ति योग्यताएं दोनों की सेम है, कार्यकाल सेम है, त्यागपत्र किसको देते हैं वो ही सेम है और प्रतिवेदन किसको देते हैं वो भी सेम ही है, प्रकृति कैसी है वो भी सेम है। सारी चीजें दोनों आयोगों की एक ही समान है। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ जो भी मैं संरचना बताऊंगा दोनों की आपको सेम ही समझनी है। तो आइए देखते हैं इन आयोगों का संरचना कैसी होती है, कितने इन आयोग के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, सदस्यों को हटाया कैसे जाता है और आयोग प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, आयोग की प्रकृति क्या होती है। तो पहला हम देखते हैं, गठन का तो हो गया। एक एससी आयोग का गठन तो फरवरी में किया गया था, एससी आयोग का गठन फरवरी 2004 में और एसटी आयोग का गठन किया गया मार्च 2004 में। ठीक है, और दोनों ही क्या है, संवैधानिक आयोग हैं। दोनों आयोग क्या है, संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, उसके बाद में संवैधानिक प्रावधान देखें तो एससी आयोग के प्रावधान तो अनुच्छेद 338 में दिए गए हैं और एसटी आयोग के प्रावधान अनुच्छेद 338 ए में दिए गए हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनकी संरचना। दोनों की संरचना कैसी होती है, 1+1+3, यानी एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। दोनों आयोगों का एक एक अध्यक्ष होंगे, एक एक क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। एससी आयोग का भी उपाध्यक्ष होगा और एसटी आयोग का भी उपाध्यक्ष होता है और 3 इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। दोनों ही आयोगों में 3-3 सदस्य होते हैं। तो दोनों ही आयोग क्या है, 5 सदस्यीय आयोग हैं। दोनों आयोग में टोटल कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष समेत 5। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति वारंट के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कैसे की जाती है, वारंट के द्वारा। और वारंट का अर्थ क्या है आपको मैंने कई बार बता दिया। भाई राष्ट्रपति वारंट से द्वारा नियुक्ति करता है, इसका मतलब जो जिस आदेश पर इनकी नियुक्ति होती है उस आदेश पर नीचे राष्ट्रपति के खुद के साइन होंगे, खुद की सील होती है, उसको क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं। अगर राष्ट्रपति के सचिव के हस्ताक्षर और उसकी सील हो तो उसको वारंट नहीं बोलते हैं। जैसे आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उसमें राष्ट्रपति के खुद के साइन और सील नहीं होते, जबकि इस आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं उसमें राष्ट्रपति के खुद के सील होती है, खुद की साइन होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं।
ठीक है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, कैसे करेगा? वारंट के द्वारा, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट के माध्यम से करेगा। अब इन सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं? भाई अध्यक्ष की क्या योग्यताएं होती हैं? तो पहली बात तो है कि अगर एससी आयोग है तो वो जो अध्यक्ष होना चाहिए वो एससी समुदाय से होना चाहिए। जो अध्यक्ष होता है वो किस समुदाय से संबंधित होना चाहिए? एससी वर्ग से संबंधित होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए, या एसटी है तो एसटी से संबंधित होना चाहिए। अगर एसटी का आयोग है तो एसटी से समुदाय से संबंधित वो व्यक्ति होना चाहिए, और वो व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति। प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। ये तो अध्यक्ष की योग्यता है। अगर एसटी आयोग का है तो एसटी का व्यक्ति होना चाहिए, एससी का है तो एससी का होना चाहिए, और वो व्यक्ति प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात आती है उपाध्यक्ष और सदस्यों की। तो जो उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके लिए एक योग्यता तो क्या है कि जो भी व्यक्ति उपाध्यक्ष और सदस्य बनता है उनको एससी एसटी के समुदाय के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए। किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए? एससी या एसटी समुदाय के बारे में क्या होना चाहिए? विशेष ज्ञान होना चाहिए। उसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर सदस्य बनाया जाएगा। और जो उपाध्यक्ष और सदस्य हैं इनमें से 2 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो एससी या एसटी समुदाय से संबंध रखते हैं। एससी या एसटी समुदाय के होते हैं, इसी समुदाय के होने चाहिए 2 व्यक्ति। ठीक है भाई, ये 4 लोग हैं ना, एक तो उपाध्यक्ष है, 3 सदस्य हैं। इनमें से 2 लोग कौन होने चाहिए? इस समुदाय से जुड़े हुए लोग होने चाहिए, यानी इसी समुदाय के लोग होने चाहिए। तो एससी के होंगे, एससी का आयोग है तो, और एसटी का आयोग है तो एसटी के सदस्य होंगे। और इन 4 में से एक महिला होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ये इनके सदस्य और अध्यक्ष की योग्यताएं हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है इनका कार्यकाल और सेवा शर्तें। तो इन आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। कौन तय करेगा कार्यकाल और सेवा शर्तें? कार्यकाल और सेवा शर्तें कौन तय करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इनका कार्यकाल कितना तय किया हुआ है? अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तय किया हुआ है, और ये पुनर्नियुक्त भी हो सकते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, यानी ये 2 बार अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। 2 बार से ज्यादा के लिए कोई व्यक्ति इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य नहीं बन सकता है। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये सदस्य और अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। प्रतिवेदन किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। कितना किया हुआ है? 3 वर्ष करता है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। सेवा शर्तें भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। त्यागपत्र ये भारत के राष्ट्रपति को देंगे। प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को देंगे। कौन? एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। एससी एसटी आयोग अपना प्रतिवेदन भी किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। और भारत का राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को कहाँ रखाएगा? भाई प्रतिवेदन ये राष्ट्रपति को सौंप देंगे। भाई प्रतिवेदन का मतलब इन आयोगों के द्वारा पूरे वर्ष भर में क्या क्या सिफारिशें दी गई, क्या क्या इनके द्वारा कार्य किया गया, और उन सभी की रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं? संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा इनकी रिपोर्ट को रखा जाता है, इनके प्रतिवेदन को रखा जाता है। और कोई इनकी सिफारिशें अगर नहीं मानी जाती हैं तो संसद उसका लिखित में कारण बताएगी। हालांकि इनकी सिफारिशें लगभग मान ली जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी सिफारिश है जिसको नहीं माना जा रहा है तो संसद उसका लिखित कारण बताएगी। ठीक है। और इस आयोग की प्रकृति दोनों की कैसी होती है? सलाहकारी होती है। ये आयोग क्या होते हैं? सलाहकारी आयोग होते हैं।
इनके द्वारा जो प्रतिवेदन दिए जाते हैं, सलाह दी जाती है, वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है? सलाहकारी होती है। प्रतिवेदन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति प्रतिवेदन का क्या करेगा? दोनों सदनों को भिजवा देगा। अगर कोई प्रतिवेदन ऐसा है जो राज्यों से संबंधित है, तो राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को कहाँ भिजवा देगा? उस प्रतिवेदन को राज्यपाल के पास भिजवाएगा, और राज्यपाल उस प्रतिवेदन को कहाँ रखवाएगा? विधानसभा के समक्ष रखवाएगा। भाई, इनका प्रतिवेदन राज्यपाल को क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आप जानते हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का राष्ट्रीय आयोग ही है, राज्यों में इनके अलग से आयोग नहीं है। इसलिए इनका प्रतिवेदन अगर राज्यों से संबंधित है तो वो प्रतिवेदन राज्यपाल के पास भिजवाया जाएगा। राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य की विधानसभा में रखवाएगा। क्योंकि पूरे देश में एक तो अनुसूचित जाति का आयोग है, दूसरा अनुसूचित जनजाति का आयोग है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग नहीं बनाए गए हैं, पूरे देश के लिए एक एक ही आयोग बनाए गए हैं। तो राज्यों से संबंधित मामलों को यही आयोग देखते हैं, इसलिए इनके प्रतिवेदन राज्यपाल के पास भी जाते हैं अगर राज्यों से संबंधित हैं तो, और राज्यपाल उनको विधानसभा में रखवाता है। तो ये तो इनकी संरचना, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, इनसे संबंधित प्रावधान हो गए जो दोनों आयोगों के समान है। अब आपको पूछ ले, एसटी आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। एससी आयोग का 3 वर्ष होता है। सदस्यों का 3 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का 3 वर्ष होता है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। यो आयोग भी किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा ना। सारे प्रावधान समान ही हैं। अब अध्यक्ष और सदस्यों को अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? भाई, अध्यक्ष और सदस्य अगर दिवालिया हो जाएंगे तो उनको पद से हटा देंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम हो जाएंगे तो इनको पद से हटा देंगे। या फिर अध्यक्ष और सदस्य किसी अन्य रोजगार में लिप्त होते हैं, अन्य रोजगार पा लेते हैं तो इनको हटा सकते हैं। या फिर सदस्य अगर काम करने से मना कर दें या बैठकों से अनुपस्थित रहें तो इनको हटाया जा सकता है। सदस्य अगर आयोग के कार्य करने से मना कर दें, आयोग की बैठकों में नहीं आते हैं तो सदस्यों को हटाया जा सकता है। एक बात और है, इन जो आयोग होते हैं, एससी आयोग और एसटी आयोग, इन आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होने का अर्थ ये है कि ये जो आयोग होते हैं ये किसी को दंड नहीं दे सकते, किसी को दंडित नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं? ये किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए बुला सकते हैं, देश में किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं, किसी भी सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी अदालत हो या किसी सरकारी कार्यालय हो वहां से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए वहां से रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति की गवाही ले सकते हैं, उससे साक्ष्य ले सकते हैं। तो इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं जिसके अंतर्गत ये किसी को दंडित नहीं कर सकती हैं। बाकी गवाही देने के लिए बुला सकती हैं, उसको समन भेज सकती हैं, किसी भी सरकारी कार्यालय से अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के कार्य। दोनों आयोगों के कार्य समान ही हैं। एक सूचना आपको और दे देता हूं, आपने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम भी सुना होगा जिसको हम देखेंगे भी। उसको आजकल क्या बोलते हैं? सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग। तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, उसकी ये जो सारी चीजें हैं, संरचना मान लो, नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल, त्यागपत्र, प्रतिवेदन, प्रकृति, ये इन्हीं के समान है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, प्रतिवेदन के जो प्रावधान है ना, वो इन्हीं के समान है। उनके कार्य भी इन्हीं आयोगों के समान है, बस वहाँ पे शब्द चेंज होता है। इनके कार्य में हम कह देंगे अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए, वहाँ कह देंगे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों के लिए। अंतर सिर्फ इतना ही है, बाकी सारी चीजें एक ही समान है। हाँ, जो गठन वाला प्रावधान है, अनुच्छेद वाला है ना, उसमें तो अंतर है।
भाई इनके प्रावधान अनुच्छेद 338 में है, 338 ए में है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अनुच्छेद 338 बी में प्रावधान किए गए हैं। उसको संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से दिया हुआ है। इनको 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी तीनों आयोगों की एक ही समान स्थिति है, क्योंकि तीनों आयोग क्या हैं, पिछड़े वर्गों के लिए हैं। भाई पिछड़े वर्ग का भी आपने नाम सुना होगा। पिछड़े वर्ग में कौन लोग शामिल होते हैं? पिछड़े वर्ग में देखो कौन लोग शामिल होते हैं। तीनों आयोग क्या है, पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। कैसे हैं? पिछड़े वर्ग में कौन आते हैं? पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। पिछड़े वर्ग में कौन होते हैं? अनुसूचित जाति के लोग होते हैं। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल होते हैं। और पिछड़े वर्ग में कौन लोग शामिल होते हैं? पिछड़ी जाति के लोग शामिल होते हैं। पिछड़ी जाति के लोग शामिल होते हैं। और वर्तमान में तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए होते हैं वो भी पिछड़े वर्गों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो पिछड़े वर्गों में तो ये तीनों आते हैं, यानी एससी के लोग आते हैं, एसटी के लोग आते हैं और पिछड़ी जाति के लोग आते हैं। अब सवाल उठता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है? भाई ये तो क्या है, तीनों पिछड़े वर्ग ही हैं, है ना। एससी, एसटी और पिछड़ी जाति के लोग तीनों किस में आएंगे? पिछड़े वर्गों में आएंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन आएंगे? अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन आते हैं भाई? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी बोलते हैं जिसको, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। इसमें कौन आते हैं? अदर बैकवर्ड क्लास में कौन आते हैं? अदर देन एससी और एसटी। अदर देन एससी एसटी यानी इन दोनों को छोड़कर, किसको छोड़कर? एससी और एसटी को छोड़कर जो वर्ग बचता है वो किस में आता है? ओबीसी के अंतर्गत आता है। ओबीसी में कौन आएगा? अदर देन एससी एसटी आएंगे। कौन आएंगे? अदर देन एससी एसटी, अदर देन एससी और एसटी, यानी एससी और एसटी को छोड़कर बाकी लोग किस में आते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। भाई ये तीनों तो किस में आएंगे? ये तीनों तो पिछड़े वर्ग में आएंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन आएगा? एससी और एसटी को छोड़ देंगे, जो बाकी बच गया वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आ जाएगा। एससी एसटी को छोड़कर जो पिछड़ा वर्ग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। तो ओबीसी में कौन आता है? ये पिछड़ी जाति के लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। ओबीसी बोलते हैं जिसको अदर बैकवर्ड क्लास। सी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। पिछड़ी जाति के लोगों को ही क्या बोलते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग कौन है, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है। तो अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग के कार्य। अब इनके कार्य देखने के लिए आपको थोड़े से कीवर्ड ध्यान में रखने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि 5-4 ही कार्य हैं लेकिन वो कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पे कीवर्ड बता दिए हैं। इन कीवर्डों को ध्यान में रखोगे, इन्हीं से अपन इनके कार्य को देखेंगे। तो देखिए, पहला कार्य है संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक सुरक्षा उपाय। भाई संविधान में एससी और एसटी के कुछ हितों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ सेफ गार्ड किए गए हैं, कुछ उपाय किए गए हैं इनकी सुरक्षा के लिए। तो उन उपायों की मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, और वो जो प्रावधान किए गए हैं उनको क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उस चीज का भी मूल्यांकन ये करते हैं। कौन करता है? अनुसूचित जाति और जनजाति। किसकी मॉनिटरिंग करते हैं, किसका मूल्यांकन करते हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए, उनकी हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे आरक्षण दिया गया है इनको, तो आरक्षण कितना इनको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा है ना। उन चीजों की जांच कौन करता है, उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? एससी एसटी आयोग करते हैं।
भाई आरक्षण का प्रावधान तो संविधान में है, तो इस आरक्षण का जो प्रावधान है वो क्या हो गया, इनका संवैधानिक सुरक्षा उपाय हो गया। किसका संवैधानिक सुरक्षा उपाय हो गया? भाई एससी है तो एससी का हो जाएगा। अगर एससी के कार्य देखेंगे तो अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करना, उनकी मॉनिटरिंग करना और उन उपायों का कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उस चीज का मूल्यांकन करता है। कौन करता है? एससी आयोग करेगा। अब मान लीजिए एसटी आयोग का कार्य देखना हो, एसटी आयोग का कार्य देखना हो हमें, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? किसके संवैधानिक प्रावधान है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित उनके हितों के संरक्षण के लिए जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी जांच करना और उनका कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उस चीज की जांच करेगा। कौन करेगा? एसटी आयोग कर लेगा। तो कहने का मतलब है इनके कार्य दोनों के सेम ही हैं। तो पहला जो कीवर्ड है वो क्या है? संवैधानिक सुरक्षा उपाय। और संवैधानिक सुरक्षा उपाय एससी एसटी के लिए क्या किया गया है? भाई आरक्षण दिया गया है। एक तो क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। आरक्षण कहाँ दिया गया है? नौकरियों में दिया गया है, शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में दिया गया है और लोकसभा और विधानसभाओं में दिया गया है ना। इनके विधानसभा और लोकसभा की सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो ये आयोग दोनों क्या देखते हैं कि भाई एससी और एसटी को जितना आरक्षण दिया गया नौकरियों में, उतना सरकार उसका क्रियान्वयन कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई जितना % आरक्षण दिया गया क्या उतना ही नौकरियों में दिया जा रहा है क्या या नहीं दिया जा रहा है, इस बात की क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। इस बात की क्या करेंगे? निगरानी करेंगे, जांच भी करेंगे इस बात की, है ना। और जो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश जितना होना चाहिए उनका उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी भी निगरानी करेंगे, जांच करेंगे, है ना। तो पहला जो कार्य है वो संविधान के जो प्रावधान है और विधि में जो प्रावधान दिए गए हैं उनकी ये जांच करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं और उनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं कि इनको प्रवेश उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनको नौकरियों में उतनी सीटें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, विधानसभाओं में उनको इनकी निश्चित सीटें दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं। इस बात का मूल्यांकन करती हैं, इसकी जांच करती हैं, उसका निगरानी करते हैं। कौन करते हैं? एससी आयोग है तो एससी करेगा, एसटी के लिए है तो एसटी का आयोग करेगा। तो पहला कार्य ये हो जाता है। तो कीवर्ड क्या है? संवैधानिक सुरक्षा उपाय। और संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या है? जो संविधान में इन हितों के संरक्षण के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जैसे नौकरी हो गई, प्रवेश में आरक्षण हो गया, सीटें हो गई, छात्रवृत्ति हो गई, ये इनके लिए उपाय किए गए हैं। भाई छात्रवृत्ति का उपाय तो संविधान में नहीं है, ये तो कहाँ है? विधि में। लेकिन यहाँ विधि भी है, मैंने सिर्फ लिखा नहीं। तो संवैधानिक और विधि में जो इनके लिए उपाय किए गए ना उनकी जांच करता है। पहला कार्य दोनों आयोगों का यही है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है तो उसका भी यही कार्य है। यहाँ संवैधानिक सुरक्षा उपाय किसके आ जाएंगे? अगर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संवैधानिक उपायों की जांच करना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना। कार्य सभी के एक ही हैं। जो भी पिछड़े वर्ग के आयोग हैं तीनों, एससी, एसटी और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, तीनों के कार्य सेम ही हैं, तीनों की संरचना सेम ही है, सब चीजें सेम ही है। फिर दूसरा कार्य देखो, दूसरे कार्य में कीवर्ड क्या है? शिकायतों की जांच करना। भाई शिकायत किस चीज की और किसके बारे में शिकायत? अगर एससी आयोग है तो अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करेगा। एसटी आयोग है तो अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की हनन की शिकायत करेगा। और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग बोलते हैं, वो है तो वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करेगा। तो कीवर्ड क्या हो गया? शिकायतों की जांच करेंगे। शिकायतों की जांच कैसे? कि भाई इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, ये शिकायत होगी, इसकी जांच करेंगे। उनमें प्रवेश में पूरे सीटें नहीं दी जा रही है, इसकी जांच करेंगे। नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है, इनकी जांच करेंगे। सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव किया जा रहा है, कोई छुआछूत किया जा रहा है, कोई अन्य अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उन सभी की शिकायतों की जांच करेंगे। कौन? ये आयोग। तो कीवर्ड हो गया शिकायतों की जांच करना। और शिकायतों की जांच करने का मतलब क्या होता है? शिकायत की जांच करने का मतलब होता है शिकायत को सुनेंगे,
शिकायत को सुनना, शिकायत का क्या करना, समाधान करना। केवल सुनना नहीं, समाधान भी करना। और समाधान करने के लिए पुलिस और प्रशासन को निर्देश दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? पुलिस और प्रशासन को क्या दे सकते हैं? निर्देश दे सकते हैं। ये मतलब होता है शिकायतों की जांच करने का। तो ये कीवर्ड है इसमें, शिकायत की जांच करना। तीसरा कार्य आता है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का सामाजिक आर्थिक विकास करना। अब सवाल है कि सामाजिक आर्थिक विकास किसका करना? अगर ये आयोग है तो ये अनुसूचित जाति के वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना निर्माण में भाग लेगा और सलाह देने का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना निर्माण में भागीदारी करेगा, योजना निर्माण में भागीदारी करेगा और सलाह भी देगा। किसके बारे में? उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में। और सलाह किसको देगा? ये मंत्रालय को देगा। और कौन से मंत्रालय को देगा? अगर ऐसी आयोग है तो सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय को देगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को देगा। और जनजाति आयोग है तो कौन से मंत्रालय को सलाह देगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलाह देगा। यानी जिस मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं उस मंत्रालय को सलाह देंगे। किसके बारे में देंगे? इन जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में, सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में ये सलाह देंगे कि इनका विकास कैसे किया जाए। और सामाजिक आर्थिक विकास की योजना निर्माण में भागीदारी भी करेंगे। जब इन मंत्रालयों के द्वारा इनके विकास के लिए योजना निर्माण की जाएगी तो ये उसमें भागीदारी करेंगे, अपनी सलाह वहां पे देंगे। ठीक है। तीसरा है संरक्षण करना, कल्याण करना और विकास करने हेतु उपाय बताना। किसका विकास? भाई अनुसूचित जाति आयोग है तो अनुसूचित जाति के विकास के लिए, जनजाति आयोग है तो जनजातियों के विकास के लिए क्या करेंगे? इनके संरक्षण के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए उपाय बताएंगे। किसको बताएंगे? मंत्रालयों को बताएंगे या राष्ट्रपति को बताएंगे कि इनका कैसे विकास किया जाए। उसके बारे में कुछ अन्य उपाय भी बताएंगे। भाई संविधान और विधि में जो उपाय बताए गए हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनके अलावा कोई और भी उनके विकास के लिए, संरक्षण के लिए कोई तरीके हैं तो वो तरीके इन आयोगों के द्वारा सिफारिश के माध्यम से राष्ट्रपति को बताए जाते हैं। ठीक है। तो ये इनके विकास हेतु भी उपाय बताते हैं। और उसके बाद में इनके द्वारा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपा जाता है। भाई मंत्रालय के कामकाज के बारे में कि पूरे साल में क्या काम किया, क्या सिफारिशें दी, उनका प्रतिवेदन वो राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। और राष्ट्रपति क्या करता है? उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को किसके साथ रखवाएगा? ATR के माध्यम से, एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कार्यवाही रिपोर्ट के साथ। एक्शन टेकन रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? कार्यवाही रिपोर्ट। राष्ट्रपति क्या करेगा? इन आयोगों की कार्यवाही रिपोर्ट को किसके सामने रखेगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। और अगर इनकी सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अस्वीकार की गई है, तो संसद के द्वारा उसका लिखित में कारण बताया जाएगा। इस कारण से इनकी सिफारिशों को नहीं माना गया है। तो आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपा जाता है। राष्ट्रपति इस आयोग की ATR को रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। उसके बाद में अगला एक कार्य है नीति निर्माण हेतु भी ये परामर्श देते हैं। कौन परामर्श देते हैं? SC का आयोग भी परामर्श देता है, ST का आयोग भी परामर्श देता है। किसको देता है? केंद्र और राज्य की सरकारों को। जब केंद्र और राज्य की सरकारें अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित कोई नीतियों का निर्माण करती हैं ना, तो वो सरकारें इन आयोगों से क्या लेती हैं? परामर्श लेती हैं। क्या लेती हैं? परामर्श लेती हैं। कौन सी सरकार लेती है? अगर केंद्र की सरकार है तो केंद्र की सरकार ले लेगी, या फिर राज्य की सरकार क्या लेती है? परामर्श लेती है। किससे लेती है? इन आयोगों से परामर्श लेते हैं। किसके बारे में लेते हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास हेतु नीति निर्माण के लिए ये परामर्श लेती हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग परामर्श भी देता है। किसको? केंद्र सरकार को दे सकता है, राज्यों की सरकार को दे सकता है। किसके बारे में देता है? नीति निर्माण के बारे में।
भाई अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कोई नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, कोई आरक्षण की पॉलिसी है, छात्रवृत्ति की है या प्रवेश की पॉलिसी है, उनके बारे में ये परामर्श देने का कार्य करते हैं। तो ये सभी इनके कार्य हैं। आपको कार्य याद रखने के लिए इनके जो कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड आप याद रख सकते हो। बाकी सारे कार्य याद होते हैं, पूरी लाइन तो ठीक है, बाकी कीवर्ड से भी आप कार्यों को पकड़ सकते हो। तो जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा आयोग है, उनके भी यही कार्य हैं। जब अगली क्लास में हम उनके कार्य पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें पढ़ेंगे। जब हम सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य देखेंगे तो भी यही 5-6 कार्य आएंगे। तो तीनों आयोगों की संरचना, तीनों आयोगों के कार्य एक ही समान हैं।